फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं मीनल का चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। हम यहाँ पर करते हैं इकोनॉमिक्स और साथ साथ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स भी। मेरा पिछला वीडियो था थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कार्डिनल एनालिसिस का, और अभी हम यहाँ पे करेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ऑर्डिनल एनालिसिस। मैं आपको बता दूं कि कार्डिनल एनालिसिस जो है सबसे पहले दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में। उनकी पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें उन्होंने इसको बताया था। उसके बाद एडवर्ड जो थे, अब हम अगर मैं इसकी बात करूं ऑर्डिनल अप्रोच की, तो सबसे पहले इसे बताया था एडवर्ड ने 1881 में। लेकिन इसको सबसे पहले एक्चुअली में इंडिफरेंस कर्व जो ऑर्डिनल एनालिसिस में या ऑर्डिनल अप्रोच में हम बनाते हैं इंडिफरेंस कर्व, उसको सबसे पहले एक्चुअली परेटो ने ड्रॉ किया था 1906 में। और 1934 में एलन जो थे, हिक्स और एलन, उन्होंने जो स्लट्सकी, परेटो और जो एडवर्ड थे, इनके एनालिसिस को क्रमबद्ध रूप में उसको एक ऑर्गेनाइज वे में उसको पब्लिश किया था 1934 में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम ऑर्डिनल अप्रोच में। सबसे पहले है हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है आपको बता दो। इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जिसके सारे बिंदुओं पर जो कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो इक्वल होता है। यानी अगर 100 सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो इस कर्व के इंडिफरेंस करके सारे बिंदुओं पर सेटिस्फेक्शन लेवल इक्वल 100 ही रहेगा। ये जब एक कर्व है तो ये इसे कहेंगे इंडिफरेंस कर्व, और एक साथ अगर मैं कंज्यूमर के 2-3 इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर दूं तो इसे हम कहेंगे इंडिफरेंस मैप। इसे हम कहेंगे इंडिफरेंस मैप। और जैसे जैसे हम हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व पे मूव करते हैं, वैसे वैसे कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता जाता है। यानी अगर जैसे यहाँ 200 है तो इधर 200 हो जाएगा। मैं नंबर्स में लिख रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इसे नंबर में मेजर कर सकते हैं। हम सिर्फ एक ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है कंपैरेटिवली टू दिस कॉम्बिनेशन, इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व अप्रोच जो है, इंडिफरेंस कर्व की क्या प्रॉपर्टीज हैं या क्या विशेषताएं हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। तो सबसे पहली चीज, जैसे मैंने बताया, हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स दी हायर यूटिलिटी। जैसे आप ऊपर के इंडिफरेंस कर्व की तरफ मूव करते हैं तो ऊपर का इंडिफरेंस कर्व आपको ज्यादा यूटिलिटी के बारे में ज्यादा यूटिलिटी लेवल को बताता है। फिर है इंडिफरेंस कर्व जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक दूसरे को इंटरसेक्ट इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर एक इंडिफरेंस कर्व अलग यूटिलिटी लेवल को बताता है। यहां से देखो, अगर ये इसके ऊपर है इंडिफरेंस कर्व 1 एंड इंडिफरेंस कर्व 2, तो यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व 2 ऊपर है, दैट मीन्स यहाँ पर ये हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी को बता रहा है। लेकिन अब जब मैं यहाँ इस पॉइंट पे आऊं, P पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो दोनों कर्व है वो इक्वल यूटिलिटी लेवल को बताएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, और यहाँ जाऊं तो ये कम यूटिलिटी लेवल को बताएंगे। तो यानी कि ये जो इंडिफरेंस कर्व हैं दो, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या है, इसका इंडिफरेंस कर्व के स्लोप से क्या हमारा ताल्लुक है, अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसका वीडियो का लिंक मैं यहाँ ऊपर आई बटन में दे रही हूँ। ठीक है, उसके बाद है इंडिफरेंस कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। और ये जो इंडिफरेंस कर्व्स हैं ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होते हैं, ओरिजिन के यानी कि मूल बिंदु के उन्नतोदर होते हैं, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होते हैं। इसका क्या कारण होता है, इसका मुख्य कारण होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन पे डिपेंड करता है। अब चूंकि ये डिमिनिशिंग होती है इसलिए ये हमेशा कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होते हैं। अगर सब्सटीट्यूट गुड्स है तो उस केस में, जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ये कर्व है, ये कर्व देखिए, ये कर्व है, ये परफेक्ट सब्सटीट्यूट गुड्स की केस में यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ
सब्स्टिट्यूशन जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू पे ही इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और शेप डिपेंड करता है। अब वो देखिए, वैसे तो नॉर्मली जो इंडिफरेंस कर्व है वो इस तरह का होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, स्लोप्स डाउनवर्ड टू राइट। ठीक है, नेगेटिव स्लोप होता है। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जब इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो ये नॉर्मल शेप का नहीं रहता है। ठीक है, तो इसका जो पूरा पूरा रिलेशन है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से है। आपको पता होगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है। x की एक अतिरिक्त इकाई के लिए y की हम जितनी इकाई छोड़ने को तैयार होते हैं उस रेशियो को मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। x की एक अतिरिक्त इकाई के लिए y की जितनी इकाई छोड़ने को तैयार होते हैं उसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। डिटेल में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मैं एक अलग वीडियो में आपको बता दूंगी। ठीक है, अब देखिए ऑर्डिनल अप्रोच इंडिफरेंस कर्व में स्पेशल केसेस क्या होते हैं। अब अगर एक जो है बैड कमोडिटी है और एक गुड कमोडिटी है, सपोज कंज्यूमर दो ही चीजों का कंजम्पशन कर रहा है, एक है बैड कमोडिटी और एक है गुड कमोडिटी, तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, जब ये जैसे बैड कमोडिटी मैंने यहाँ ले लिया, पोल्यूशन कुछ भी ले सकते हैं आप, तो ये जैसे जैसे इसका जो है कंजम्पशन हम इंक्रीज करते जाएंगे हमारा सेटिस्फेक्शन क्या होगा, कम होता जाएगा। और जो गुड कमोडिटी है इसका कंजम्पशन हम जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा सेटिस्फेक्शन क्या होगा, सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब अगर इंडिफरेंस कर्व पे अगर मैं ये इंडिफरेंस कर्व ऐसे बनाती हूं तो दैट मीन्स इससे जब अगले पॉइंट पे जाएंगे, ठीक है, अगले पॉइंट पे जाएंगे तो जो गुड कमोडिटी है उसकी वैल्यू, उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है, यानी कि सेटिस्फेक्शन यहाँ पे कम हो रहा है। और बैड क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही है, तो यहाँ पे भी सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है। तो ओवरऑल जो हमारा सेटिस्फेक्शन है वो कम हो जाएगा। तो ये इंडिफरेंस कर्व इस तरह से नहीं बन सकता, तो इसलिए ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है। आप ये देखिए, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, जैसे गुड कमोडिटी की वैल्यू, गुड कमोडिटी की यूनिट्स हम बढ़ाते जाएंगे, बैड कमोडिटी की यूनिट्स भी बढ़ेगी। तो गुड कमोडिटी की यूनिट्स बढ़ने से जो सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज हुआ है वो बैड कमोडिटी की क्वांटिटी बढ़ने से उतना का उतना वो कम हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। तो जितना सेटिस्फेक्शन इस पॉइंट पे मिल रहा था उतना ही सेटिस्फेक्शन इस पॉइंट पे भी मिलेगा। ठीक है, अब अगर मैप की बात करें तो ये जो सबसे नीचे वाला इंडिफरेंस कर्व है वहां पे आप देखिए, ये जो बैड कमोडिटी है वो इतनी है लेकिन गुड कमोडिटी इतनी ही है। ठीक है, इससे आगे जाएंगे तो बैड कमोडिटी तो इतनी है लेकिन गुड कमोडिटी बढ़ गई है, दैट मीन्स सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा। इससे ऊपर जाएंगे तो फिर बैड कमोडिटी इतनी है लेकिन गुड कमोडिटी बढ़ गई है, तो सेटिस्फेक्शन लेवल और बढ़ जाएगा। यानी जैसे जैसे हम ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व पे मूव होते जाएंगे वैसे वैसे जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बढ़ता जाएगा। तो ये इंडिफरेंस अपवर्ड स्लोपिंग इंडिफरेंस का किस केस में होगा, जबकि एक तो है हमारी बैड कमोडिटी और एक है हमारी गुड कमोडिटी। अब देखिए, अगर एक जो है हमारी एक कमोडिटी जो है हमारी न्यूट्रल है, ठीक है, एक कमोडिटी हमारी न्यूट्रल है और एक जो है हमारी नॉर्मल है, तो क्या होगा। न्यूट्रल, न्यूट्रल का क्या मतलब है कि ऐसी कमोडिटी जिसका के कंजम्पशन का हमारी इनकम में चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़े, जिसकी कंजम्पशन पे और हमारी प्राइसेस में चेंज होने से भी उसकी कंजम्पशन में कोई फर्क नहीं पड़े। अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ तो जैसे अगर कोई डायबिटिक है, कोई भी इंसान, उसे डायबिटीज है और वो इंसुलिन लेता है, तो अगर उसकी इनकम कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, इंसुलिन की कंजम्पशन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसे तो वो लेना ही है। अगर प्राइसेस कम ज्यादा हो जाएंगे तो भी इंसुलिन की प्राइसेस कम ज्यादा होने से भी इंसुलिन के कंजम्पशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसे डेली जितनी क्वांटिटी में जितना इंसुलिन लेना है उसे लेना ही पड़ेगा। तो वो जो है एक न्यूट्रल कमोडिटी रहेगी उस इंसान के लिए। तो उस केस में हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो कैसा होगा, देखिए एक्सेस पे हमने जो कमोडिटी ली है अगर वो न्यूट्रल है तो क्या होगा,
सपोज ये इंडिफरेंस कर्व जो होगा ये हॉरिजॉन्टल सीधी लाइन होगा, उस केस में ये हॉरिजॉन्टल सीधी लाइन होगा। बिकॉज एक्स की तो आप कितनी भी क्वांटिटी ले लो, चाहे कम कर लो या ज्यादा कर लो, उसके जो यूटिलिटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये ऊपर नीचे होगा सिर्फ y की क्वांटिटी से। अब अगर ये क्वांटिटी y1 से y2 हो गई तो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, बिकॉज y का कंजम्पशन बढ़ गया है तो टोटल सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। एक्स का तो उतना ही रहेगा चाहे क्वांटिटी को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, तो इसलिए ये हॉरिजॉन्टल सीधी लाइन होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब अगर जो कमोडिटी न्यूट्रल है वो हमने वो वाई कमोडिटी है न्यूट्रल, वाई एक्सिस पे मेजर की है, वाई कमोडिटी न्यूट्रल है, तो उस केस में क्या होगा, ये एक वर्टिकल सीधी लाइन बनेगा, यानी कि वाई का कितना भी कंजम्पशन कर लो उसकी सेटिस्फेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और जैसे जैसे एक्स कमोडिटी की जो क्वांटिटी है इंक्रीज करते जाएंगे सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज होता जाएगा। यानी जैसे जैसे हम इसके आगे y से दूर जाती जाएगी लाइन वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे ये जितना जितना एक्स एक्सिस से और ऊपर होती जाएगी ये सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता जाएगा। तो ये तो केस था जब एक कमोडिटी हमारी न्यूट्रल है। अब देखिए अगर दोनों जो कमोडिटीज हैं वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है तो क्या होगा, वहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारी कांस्टेंट होगी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट होगी और ये एकदम सीधी लाइन होंगे। यानी कि मैं एग्जांपल लूं, अगर x है, x की मैं एक कमोडिटी यूज करती हूँ और y की मैं 10 कमोडिटी यूज करती हूँ, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, इसकी मैं 2 कमोडिटी यूज करती हूँ तो उसी सेटिस्फेक्शन लेवल पे रहने के लिए मुझे इसकी 8 कमोडिटी यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे 1 हो गई। इस केस में यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितने का लॉस हुआ, देखिए y में 2 का और x में कितने का गेन हुआ, 1 का, दैट मीन्स 2 हो जाएगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट इसमें x की अगर 3 यूनिट्स चाहिए तो y की कितनी 2 यूनिट और छोड़नी पड़ेगी, तो ये 6 यूनिट लेनी पड़ेगी। तो इस केस में भी ये 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा। ऐसे 4 चाहिए तो यहाँ पे भी 4, तो ये भी हो जाएगा 2/1 यानी 2। तो जब ये परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है, एक x की जगह हम एक एक्स्ट्रा x की जगह 2 y को छोड़ना है हर बार, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है, तो ये जो है इंडिफरेंस कर्व जो है एक स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन होगी या लीनियर इंडिफरेंस कर्व होगा। ओके, अब देखिए अगर ये परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट है, परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट है तो इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा, ऐसा राइट एंगल होगा। बिकॉज अब बिकॉज इसमें क्या होगा कि परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है, जैसे एक बहुत ये अच्छा सा एग्जांपल है, राइट हैंड का शूज, राइट पांव का शूज और लेफ्ट पांव का शूज। राइट पांव का शूज अगर एक की जगह 2 हो जाए लेकिन लेफ्ट का एक ही है तो हमको वो जो एक एक्स्ट्रा शूज मिला उससे कोई हमें सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा इंक्रीज नहीं होगा। सेटिस्फेक्शन लेवल तभी इंक्रीज होगा जब हमें लेफ्ट और राइट दोनों पांव के एक एक शूज और मिल जाएं, तो हमारे पास 2 पेयर हो जाएंगे शूज के, तो हम ये जो है ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व पे मूव हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं एक्स ये जो राइट शू है ये इसका एक ही रखूं क्वांटिटी और जो लेफ्ट हैंड का शू, लेफ्ट पांव का शू है इसकी क्वांटिटी बढ़ाती जाऊं, तो वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखेगा, सेटिस्फेक्शन लेवल वही होगा। तो यानी कि अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स है तो जो इंडिफरेंस कर्व है उसका शेप कैसा होगा, वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा या जिसे हम कहेंगे राइट एंगल बनाएगा, और ये इस तरह का एक दूसरे पे पैरेलल खड़ी हुई लाइन, इस तरह का ये शेप होगा। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट जो है ये तो कुछ स्पेशल केसेस थे जहां पे हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स टू ओरिजिन नहीं होता, ये थे स्पेशल केसेस। अब देखिए अब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा बजट लाइन। ठीक है, बजट लाइन एंड बजट सेट। बजट सेट क्या होता है, बजट सेट यानी कि वो सारे कॉम्बिनेशंस गुड्स के, अगर सपोज 2 ही गुड्स हैं एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई गुड्स के वो सारे कॉम्बिनेशन जो कि हम अपनी इनकम से परचेज कर सकते हैं वो सारे बजट सेट के अंदर आएंगे। ठीक है, ये बजट सेट कहाँ होता है, यहाँ पे ये जो हमारी बजट लाइन है उसके नीचे के जो भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे बजट सेट में इंक्लूडेड होते हैं। बजट लाइन के नीचे के सारे पॉइंट और इनफैक्ट बजट लाइन के ऊपर जो पॉइंट है बजट लाइन के, जैसे कि ये यहाँ पे मैं दे दूं P Q, ठीक है, R
ये एस, ये सारे जो पॉइंट है ये बजट सेट के अंदर आएंगे। लेकिन अगर एक पॉइंट है ए, यहाँ पे है जो कि, तो ये बजट सेट में नहीं आएगा, बिकॉज हम अपनी इनकम से इस ए को नहीं खरीद सकते। कंज्यूमर इस सेट को अफोर्ड नहीं कर सकता, इस गुड्स की इस कॉम्बिनेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास उसे खरीदने के लिए इतने पैसे है ही नहीं। ठीक है, तो बजट सेट में कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड होंगे जो कि बजट लाइन के नीचे हैं, जो कि बजट लाइन के ऊपर हैं, बाहर हैं, बजट लाइन से बाहर हैं, वो पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे। अब ये जो यहाँ पे बजट लाइन का हमारा क्या इक्वेशन होता है, बजट लाइन का इक्वेशन प्राइस ऑफ गुड 1 into quantity of good 1, price of good 2 into quantity of good 2 is equals to what, इनकम y। या इसको हम मैं m से लिख देती हूँ, क्योंकि कर्व में मैंने m लिखा है, इनकम y। ठीक है, तो अब अगर मैं x की क्वांटिटी 0 रखूं तो x2 कितना आएगा, x1 अगर 0 है तो m अपॉन p2, और अगर x2 को 0 रखूं तो x1 कितना आएगा, m अपॉन P1। तो ये यहीं पे मार्क किया हुआ है, m अपॉन P1 एंड m अपॉन P2। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो ये हमारी बजट लाइन बन गई। ठीक है, अब ये बजट लाइन है। अब देखिए बजट लाइन किस तरह से कैसे मूव होती है, अगर प्राइसेस में चेंज हो जाए तो, या इनकम में चेंज हो जाए तो। अब सपोज x की प्राइस इंक्रीज हो गई, x की प्राइस इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, हम x की ज्यादा क्वांटिटी खरीद पाएंगे। ठीक है, सपोज x की प्राइस जो है 5 रुपीज है। ठीक है, तो पहले जब हमारे पास 10 रुपीज थे तो हम इसकी कितनी क्वांटिटी खरीद पाते थे, हम इसकी 2 यूनिट्स खरीद पाते थे। अब अगर सपोज x की जो प्राइस है 5 रुपीज से कम होकर, सॉरी 5 रुपीज से कम होकर कितनी हो गई, 2 रुपीज, तो अब हम जो है इसकी कितनी प्राइसेस, कितनी खरीद पाएंगे क्वांटिटी, 5 यूनिट्स हम इसकी खरीद पाएंगे। ठीक है, तो प्राइसेस अगर कम हुई हम ज्यादा खरीद पाते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे अगर ये था पहले तो हम 2 यूनिट्स ही परचेज करते थे, अब यहाँ गए तो यहाँ पे हम 3 4 5 कितनी परचेज कर सकते हैं, तो ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी बजट लाइन। y का पॉइंट वही रहेगा, बजट लाइन इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इस शिफ्टिंग का मतलब ये है कि देखिए इसका स्लोप भी चेंज हो रहा है, तो ये बात ध्यान रखने की है। और इसी तरह से अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, पहले ये प्राइस जो है 2 रुपीज थी, अब 5 रुपीज हो गई, तो क्या होगा, पहले से कम यूनिट्स खरीद पाएंगे, तो ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर प्राइस डिक्रीज होती है तो यह कहाँ शिफ्ट होगी, लेफ्ट हैंड साइड में इसका स्लोप चला जाएगा, और अगर इंक्रीज होगी तो ये राइट हैंड, सॉरी अगर डिक्रीज होगी तो राइट हैंड साइड में, और अगर इंक्रीज होगी तो लेफ्ट हैंड साइड में ये शिफ्ट हो जाएगी। अब उसी तरह अगर इनकम का देखें, ठीक है, ये जैसे ये x के में चेंज किया है वैसे y में भी चेंज है। अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो ये नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग इसका इधर चला जाएगा, अगर डिक्रीज होगी तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने योग्य है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, डेट के एग्जाम में तो बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद इंक्रीज इन इनकम, अगर इनकम इंक्रीज होती है, ठीक है, इनकम इंक्रीज होती है तो क्या होगा, इनकम के इंक्रीज होने पर कंज्यूमर जो है एक्स और वाई दोनों की ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकेगा। प्राइसेस वही हैं, ठीक है, प्राइसेस वही हैं और इनकम इंक्रीज हो गई, दैट मीन्स ये पैरेलल शिफ्ट हो जाएगी कहाँ, राइट हैंड साइड में। और अगर डिक्रीज हो गई तो ये पैरेलल शिफ्ट हो जाएगी कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर ये ज्यादा अमाउंट खरीद पा रहा है एक्स का, तो ये इधर ये भी ज्यादा है एंड ये भी ज्यादा है, तो इंक्रीज होने से दोनों का ज्यादा अमाउंट खरीदेगा। अब यहाँ पर ये कम है और ये भी कम है, तो डिक्रीज होने से दोनों का कम अमाउंट खरीदेगा। तो इस तरह से बजट लाइन मूव होती है। ठीक है, अब देखिए मेन जो हमारा है ये इक्विलिब्रियम की बात है। इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहां मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल होती है प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई के। प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई क्या है, दिस इज स्लोप ऑफ बजट लाइन, और एमआरएस क्या है, दिस इज स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो जहां इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बजट लाइन के स्लोप के इक्वल होगा, वहां पे जो है हमारा इक्विलिब्रियम होगा। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स फॉर वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। तो इसे बहुत अच्छे से हमें
ध्यान रखना है। अब थोड़ा-सा इस मैप को देखेंगे। देखिए IC2 वो कर्व है जिसको कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर सकता, कभी भी परचेज़ नहीं कर सकता, यानी कि जिसे हम कहें जो कि हमारे बजट सेट के अंदर नहीं है, ये हमारे बजट सेट के बाहर है। ए, बी के नीचे जो पॉइंट्स है वही हमारे बजट सेट में है, तो वही कंज्यूमर परचेज़ कर सकता है। इसलिए IC3 पे इक्विलिब्रियम होना पॉसिबल नहीं है। अब देखिए IC1 और IC2 की बात है, तो कंज्यूमर का जो ऑब्जेक्टिव होता है, कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव होता है कि मैक्सिमम करे, सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करे। तो IC1 की बजाय IC2 पे उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम है, तो IC2 पे वो इक्विलिब्रियम में आएगा। IC2 पे के किस बिंदु पर? ई पॉइंट पर, जहां पे ये बजट लाइन को टच करता है, क्योंकि इसके अलावा जो ये जो सारे कॉम्बिनेशन है ये इसके बजट सेट में नहीं है। सबसे ऊपर वाला जो इंडिफरेंस कर्व है IC2, ठीक है, बजट सेट में जो इंडिफरेंस कर्व है उसमें सबसे ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व IC2 है, IC3 तो बजट सेट में है ही नहीं, तो उसमें ये जो ई पॉइंट है वो ही अफोर्ड कर सकता है। तो ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा, यहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा। अब देखिए अगर यहाँ पर मैं जाऊं डी पॉइंट पे, ठीक है, अगर मैं डी पॉइंट पे जाऊं तो अब यहाँ पे ई पॉइंट जो है ये एक दूसरे को टच कर रहा है, तो दैट मीन्स बजट लाइन और इंडिफरेंस का दोनों का स्लोप इक्वल है, दोनों का स्लोप इक्वल है, ठीक है। और स्लोप जो है वो कैसे निकालते हैं? स्लोप हमारा होता है y अपॉन एक्स, ठीक है। स्लोप कैसे निकालते हैं? हमारा y अपॉन एक्स जो है हमारा स्लोप होता है, ये बात ध्यान रखने की है। या जो कहते हैं किसी पे भी अपना जो डेरिवेटिव होता है dy बाय डी एक्स, ये हमारा स्लोप होता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे इन दोनों का स्लोप इक्वल है। अब देखिए अगर मैं ई पॉइंट पे आ जाऊं, ठीक है, ई पॉइंट पे आ जाऊं, अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? ठीक है, ई पॉइंट पे आने के बाद थोड़ा सा इसमें डेविएशन अगर मैं दूं, तो यहाँ पे क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इस पे ये इसका स्लोप है, इस पे मैं टेंजेंट खींचूं, ठीक है, इस पे अगर मैं टेंजेंट खींचूं, देखिए ये ऐसे, ये इस तरह से आएगा। इसको मैं इधर नीचे मिला दूं, इसको इधर नीचे मिला दूं, तो स्लोप क्या होता है हमारा? y अपॉन एक्स। तो ये है y और ये है x, ठीक है। तो ये जो है ये तो इसका स्लोप हो जाएगा किसका? हमारा इंडिफरेंस कर्व का। लेकिन अब ये जो बजट लाइन है, बजट लाइन को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इस बजट लाइन का स्लोप कितना है इसको देखेंगे, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा कम होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर y जो है छोटा है और x बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे ये y अगर छोटा है और x बड़ा है तो छोटी संख्या आएगी, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर लेस देन होगी px अपॉन py की। और जब यहाँ ऊपर जाऊं तो रिवर्स केस है, यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है ग्रेटर देन होगी px अपॉन py के। तो ये बात ध्यान रखने की है, ये भी एमसीक्यूज में कई बार पूछा जा सकता है। ई पे तो क्या होता है? ये दोनों इक्वल होते हैं। ऊपर वाले पॉइंट पे जाऊं तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बजट लाइन, नीचे जाऊं तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज लेस देन स्लोप ऑफ बजट लाइन, ठीक है। तो क्या होता है कि जब ये कम है, स्लोप ऑफ बजट लाइन से कम है, तो कंज्यूमर अपने आप मूव हो जाता है, यहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम नहीं होता, क्योंकि उसको जो है सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम करना है और वो यहीं पे होगा। ओके, तो अब देखते हैं ये जो है हमारा जब हम एक इंडिफरेंस कर्व से दूसरे इंडिफरेंस कर्व या जो हमारे बजट लाइन है उसमें मूवमेंट होता है, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर प्राइसेस में चेंज होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, जैसे ये प्राइस में चेंज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रही है, बजट लाइन इधर चली गई, ठीक है। तो पहले अगर इक्विलिब्रियम यहाँ था, अब ये बजट लाइन इधर चली गई, तो ये तो बजट सेट से बाहर हो गया पॉइंट, क्योंकि जो प्राइसेस है हमारी वो इंक्रीज हो गई। तो शायद दूसरा जो है इक्विलिब्रियम यहाँ कहीं होगा, ठीक है। प्राइसेस चेंज होने से इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कहाँ आ जाएगा? अगर यहाँ पे ए पॉइंट पे था तो यहाँ बी पॉइंट पे आ जाएगा। अब ये जो ए और बी पॉइंट हैं, इसमें जो चेंज हुआ ये दो तरह के इफेक्ट्स के कारण होता है।
सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और दूसरा है इनकम इफेक्ट। देखिए क्या होता है, जब किसी भी चीज की प्राइस सपोज कम हुई, किसी भी गुड की प्राइस, किसी भी कमोडिटी की प्राइस कम हुई, तो दो तरह के इफेक्ट आते हैं। अगर प्राइस कम होती है तो कंज्यूमर सोचता है कि इसकी प्राइस कम हो गई है, तो दूसरी वाली जो उसका जो सब्स्टिट्यूट है जो उससे महंगा है, उसको छोड़कर कंज्यूमर सोचता है कि अब ये जो सस्ती हो गई, इसकी प्राइस कम हो गई है, मैं इसे परचेज करने लग जाता हूँ। तो इस वजह से प्राइस कम होने से उसकी क्वांटिटी, परचेज की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो इसे हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। बिकॉज वो कंज्यूमर जो है वो सोचता है कि इसकी जगह में ये सस्ती, जो मैं दूसरी चीज ले रहा हूँ उसकी जगह ये सस्ती चीज लेने लग जाऊं। एक दूसरा होता है इनकम इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट क्या होता है, जब किसी चीज की प्राइस कम होती है तो जो उसके पास, कंज्यूमर के पास मनी है, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। ठीक है, तो प्राइस कम हुई यानी कि जितना वो 10 रुपीज में खरीद पा रहा था, प्राइसेस आधी हो गई तो उतना वो 5 रुपीज में ही खरीद पा रहा है। तो दैट मीन्स उसकी परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि उसकी जो रियल इनकम है वो बढ़ जाती है। इसकी वजह से प्राइस कम होने से वो जो चीज है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो इसे कहते हैं हम इनकम इफेक्ट। तो ठीक है, तो यानी कि कोई भी जो गुड है उसकी प्राइस में अगर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, कमी होती है या वो बढ़ता है, तो उसकी जो डिमांड है, उस गुड की डिमांड है, उसमें भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है। अगर फॉल होता है प्राइस में तो डिमांड में इंक्रीज होगा, अगर राइज होता है प्राइस में तो डिमांड में डिक्रीज होगा। ये क्यों होता है, इसके लिए ये जो होता है टोटल, इसको हम कहते हैं टोटल इफेक्ट, या इसको हम कहते हैं प्राइस इफेक्ट। टोटल इफेक्ट ऑफ द प्राइस चेंज, प्राइस में चेंज होने से जो टोटल डिमांड में चेंज होता है इसे हम कहते हैं टोटल इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट क्या होता है, प्राइस इफेक्ट दो इफेक्ट से बना होता है, उसको दो इफेक्ट्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड द सेकंड इज इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एग्जिस्ट बिकॉज द चेंज इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड। ठीक है, और कहाँ पे देखा जाता है, वो बजट लाइन के अलोंग जो मूवमेंट होता है उसी पे देखा जाता है। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे, अलोंग बजट लाइन मूवमेंट कैसा होता है और शिफ्टेड बजट लाइन पे मूवमेंट कैसा होता है। इसको अभी हम जब स्लट्सकी और हिक्स ने जो सब्स्टिट्यूशन ऑफ इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को अलग किया, उससे जब हम देखेंगे तब इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्यों होता है, बिकॉज जो कंज्यूमर है वो सस्ती वाली गुड को जिसकी प्राइस कम है उसको सब्स्टिट्यूट कर लेता है। तो इट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, चेंज इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड एमसीक्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑब्जर्व बाय द मूवमेंट ऑफ बजट लाइन। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहाँ होता है, बजट लाइन के ऊपर ही मूवमेंट होता है इसका। और फिर होता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद द चेंज इन द परचेजिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, परचेजिंग पावर में चेंज होने से जो इनकम इफेक्ट आता है वो उसे हम उसी से ये एसोसिएटेड है। और इसे हम कहाँ देखते हैं, हम बजट लाइन पे की शिफ्टिंग में इस इफेक्ट को देख सकते हैं। ये जो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वो तो एक ही बजट लाइन पे रहेगा, और जो इनकम इफेक्ट है वो दूसरी बजट लाइन पे जो मूवमेंट होता है उसमें हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये किस तरह से होता है, शिफ्ट किस तरह से होता है। सबसे पहले तो ये हमारा इक्विलिब्रियम था, बजट लाइन है हमारी ए बी, प्राइसेस P1 और P2, P1 एंड P2 प्राइसेस हमारी फिक्स्ड है। ठीक है, प्राइसेस दी हुई है P1 एंड P2। इनकम जो है हमारी वो M है। ठीक है, ऑप्टिमम बंडल कौन सा है, ये E पे, जहां पे ये इसको टच कर रहा है, ये हमारा संतुलन बिंदु है, और जैसे कहेंगे अधिकतम संतुष्टि का बिंदु है, जहां पर कितनी x1 स्टार x2 स्टार का हम ये वाला कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या है, लेट प्राइस ऑफ गुड वन फॉल्स बाय डेल्टा पी। अब हमने ये मान लिया कि जो फर्स्ट गुड है उसकी प्राइस में चेंज हो गया, कितना चेंज हो गया, डेल्टा
P1 और ये प्राइस कम हो गई, तो दैट मीन्स हमारी नई प्राइस क्या होगी, नई प्राइस होगी P1 माइनस डेल्टा 1, दिस विल बी अवर न्यू प्राइस। ठीक है, अब जब X1 की प्राइस में चेंज हो गया तो क्या होगा, बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, प्राइस कम हो गई, दैट मीन्स बजट लाइन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, पहले ये थी ए बी, अब हो जाएगी ए टी, ये हमारी जो है नई बजट लाइन आ जाएगी, बिकॉज गुड वन की प्राइस कम हुई है तो गुड वन का ज्यादा कंजम्पशन होने लग जाएगा, तो बी की जगह टी कंजम्पशन होने लग जाएगा। अब जब बजट लाइन यहाँ शिफ्ट हो गई तो दैट मीन्स कंज्यूमर यहाँ पे इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। ठीक है, वो कहाँ होगा, इससे हायर इंडिफरेंस कर्व पे अगर वो जा सकता है तो वो वहीं पे इक्विलिब्रियम में होगा, बिकॉज उसका क्या एम है, उसका एम है हमारे जो सेटिस्फेक्शन है उसको मैक्सिमम करना, तो वो अगर ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पे जा सकता है तो ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पे चला जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही प्राइस कम होगी, गुड वन की प्राइस कम होगी, तो क्या होगा, गुड वन का परचेज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जो नई बजट लाइन है वो नई बजट लाइन थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, वर्टिकल इंटरसेप्ट तो उसका वही रहेगा, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, ऑप्टिमम जो है लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या ऑप्टिमम बंडल विल चेंज फ्रॉम ई टू ई टू ई टू। ठीक है, ई से ई टू पे आ जाएगा, संतुलन का बिंदु या अधिकतम संतुष्टि का लेवल जो है ई से ई टू पे आ जाएगा। दैट मीन्स चेंज होने से ऑप्टिमम जो बंडल है उसका मूवमेंट कहाँ पर हो रहा है, ई से ई टू पर। ठीक है, अब ये जो है ई से ई टू पर जो है ये क्या है हमारा, ये है हमारा टोटल इफेक्ट। ओके, अब अब ये जो टोटल इफेक्ट है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, वो कैसे करेंगे ये देखेंगे हम। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड, अब देखिए हिक्स ने अलग तरीके से किया है और स्लट्सकी ने अलग तरीके से किया है, तो हम दोनों ही देखेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे। क्या होगा, अब देखिए यहाँ तक हमने देख लिया था, ये जो है टोटल प्राइस इफेक्ट आ गया है ई से ई टू तक। वही चीज है, कंज्यूमर की इतनी इनकम कितनी थी, एम प्राइस है P1, price of good is P1, price of good 2 is P2। नई प्राइस क्या हो गई थी हमारी, P माइनस डेल्टा P1। ऑप्टिमम बंडल जो E था अब वो शिफ्ट हो गया है कहाँ पे, E2 पे, तो टोटल प्राइस इफेक्ट क्या हुआ, E2। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे, सेम परचेजिंग पावर रखेंगे, लेकिन जो रिलेटिव प्राइस है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस दे देंगे। दैट मीन्स ये जो क्या है, एक कंपनसेटेड बजट लाइन बना देंगे। ठीक है, परचेजिंग पावर तो वही रहे, ठीक है, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर तो वही रहे, लेकिन बजट लाइन में को हम नीचे ले आएंगे, इतना इस तरह से नीचे ले आएंगे कि वो पहले वाले सेटिस्फेक्शन लेवल को जो है वो ले सके। ठीक है, सेम परचेजिंग पावर है बट डिफरेंट रिलेटिव प्राइसेस हैं। ओके, तो परचेजिंग पावर सेम, यानी कि ये जो है IC1 पे ही वो रहेगा, लेकिन पहले वाली जो प्राइसेस थी वो नहीं, और नई वाली प्राइसेस पे वो IC1 पे आएगा। तो नई वाली प्राइसेस पर IC1 पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाली जो हमारी बजट लाइन है 80, ठीक है, इस बजट लाइन के पैरेलल नीचे एक बजट लाइन हम ये ड्रॉ कर देंगे जो कि हमारे पहले वाले IC1 इंडिफरेंस कर्व को टच करती हो, उसकी स्पर्श रेखा हो या उसकी टेंजेंट हो। ठीक है, ये हमने नई बजट लाइन या जिसे हम कहेंगे कंपनसेटेड बजट लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम, कंपनसेटेड बजट लाइन। ठीक है, तो क्या किया हमने, ये जो पहले वाले अगर ये डिफरेंस कर्व पे आ गया तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर ई से E1 पे मूवमेंट हुआ और फिर E1 से E2 पे मूवमेंट हुआ, तो अब ये दो पार्ट्स में हमारा जो इफेक्ट है वो डिवाइड हो गया, टोटल प्राइस इफेक्ट हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कंपनसेटेड बजट लाइन वापस ये जो हमने बनाई थी ये बनी हुई है। ठीक है,
तो जो एक्स्ट्रा इनकम जो मिली थी कंपनसेटेड बजट लाइन बनाने से, कंज्यूमर को जो एक्स्ट्रा इनकम मिली थी वो हमने उसकी एक तरह से वापस ले ली, इसको हमने पीछे ले लिया। ठीक है, वापस ले ली। तो यहाँ पर ये जो E1 है, मूवमेंट है ई से E1 तक का इनकम जब हमने वापस ली तो ई से E1 तक का मूवमेंट जो है वो हमारा क्या होगा, दिस विल बी अवर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, ई से E1 तक जो है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा, क्योंकि हमने इसको बजट लाइन को पीछे ले लिया, यानी कि जितनी एक्स्ट्रा इनकम जो कमोडिटी गुड वन है उसकी प्राइसेस कम होने से कंज्यूमर को जो एक्स्ट्रा इनकम मिल रही थी हमने उसे वापस ले लिया। वापस कैसे ले लिया, एक कंपनसेटेड बजट लाइन बना दी जो कि पहले वाले सेटिस्फेक्शन लेवल को हमको पहले वाले सेटिस्फेक्शन लेवल को टच कर रही है। तो दैट मीन्स क्या है, मूवमेंट फ्रॉम ई टू E1 रिप्रेजेंट what represents the substitution effect। ठीक है, as consumer is substituting good 2 for good 1। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखिए गुड 2 की जगह गुड 1 को वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है, क्योंकि गुड 1 जो है वो क्या हो गया है, वो सस्ती हो गई है। ठीक है, वही चीज है, एम जो है हमारी इनकम थी, इनिशियल प्राइस P1, X2 की इनिशियल प्राइस P2, ये हमारा ऑप्टिमम इनिशियल लेवल था। नई जो हमारी प्राइस थी वो P1 माइनस डेल्टा P1, ई से E2 जो था हमारा टोटल प्राइस इफेक्ट हो गया, कॉम्पनसेट किया हमने, कॉम्पनसेटेड BL, तो ये क्या हो गया A1, P1 जो है हमारी नई कॉम्पनसेटेड बजट लाइन थी। तो यहाँ पर जब हमने इसकी इनकम एक्स्ट्रा वापस ले ली तो ई से E1 जो है वो क्या हो गया हमारा, ये मूवमेंट हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब ये मूवमेंट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया, यानी कि यहां से यहां तक जो चेंज हुआ गुड्स में ये तो था हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण, और यहां से जो E2 जो गया वो क्या था, वो हमारा पीछे बचा हुआ इनकम इफेक्ट था। हमने इनकम को वापस ले लिया तो ई पे आ गए, वही इनकम इफेक्ट वापस आएगा तो ये E2 पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस लेवल पे क्या है हमारा, शुरू से हम जब चले थे एम हमारा इनकम, P1 इज प्राइस ऑफ गुड 1, P2 इज प्राइस ऑफ गुड 2, ये हमारा इनिशियल ऑप्टिमम बंडल था E, और नई प्राइस हो गई थी हमारी, कम हो गई थी प्राइस P1 से डेल्टा P1, और P1 माइनस डेल्टा P1, टोटल इफेक्ट था हमारा E से E2, कॉम्पनसेटेड बजट लाइन थी हमारी A1 B1, तो मूवमेंट फ्रॉम E टू E1 रिप्रेजेंट्स व्हाट, substitution effect, as consumer is substituting good 2 for good 1। ठीक है, फिर movement from E1 to E2 represents what, income effect, as there is increase in money income। ठीक है, देखते हैं तो तीन तरह की गुड्स होती हैं, नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड और गेफन गुड। तो इन तीनों के केस में देखिए अलग अलग होता है इनकम इफेक्ट, तीनों का अलग अलग होता है। ये नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड, गिफन गुड्स क्या होती हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं नॉर्मल गुड्स की बात करूं तो नॉर्मल गुड के केस में क्या होगा, जब प्राइस इंक्रीज होगी। ठीक है, जब प्राइस डिक्रीज होगी, नॉर्मल गुड्स के केस में जब भी प्राइस डिक्रीज होगी, सपोज एक्स की प्राइस डिक्रीज हुई तो वाई की जो डिमांड है, एक्स की प्राइस डिक्रीज होने से वाई की डिमांड कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, एक्स की प्राइस कम होने से लोग एक्स की जो है क्वांटिटी खरीदेंगे वाई की जगह, तो वाई की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, और जो एक्स है एक्स की डिमांड जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, वाई की डिमांड कम हो जाएगी और एक्स की डिमांड जो है बढ़ जाएगी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण। ठीक है, यानी कि प्राइसेस कम हुई तो इसकी जो डिमांड है वो बढ़ेगी, और यहाँ पर जो क्या है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारा नेगेटिव होगा। जब ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, और जब ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा, दैट मीन्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है हमारा नेगेटिव होगा। एक की प्राइस कम होगी तो उस जब प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगी, जब डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस कम होगी। और इसका इनकम इफेक्ट क्या है, इनकम इफेक्ट जब इसकी प्राइस
कम हो रही है तो दैट मीन्स जो इनकम है, रियल इनकम हमारी, आर इसलिए लगाया, ये हमारी रियल इनकम या हमारी जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ जाएगी। परचेसिंग पावर बढ़ने से क्या होगा, ये जो डिमांड है इसकी नॉर्मल गुड की वो भी बढ़ जाएगी। जब नॉर्मली यही होता है, जब हमारी इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स के केस में हम उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं। यानी यहाँ पे भी देखिए प्राइस कम हो रही है और डिमांड ज्यादा हो रही है, यानी कि इनकम इफेक्ट भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव इनकम इफेक्ट प्लस नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव प्राइस इफेक्ट। नेगेटिव प्राइस इफेक्ट का क्या मतलब है, प्राइस में और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होगा। प्राइस में और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होगा, इसे हम कहेंगे एक जब बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, दूसरा जब बढ़ेगा तो पहला वाला कम होगा। ठीक है, तो इसलिए ये प्राइस टोटल जो इफेक्ट है वो होगा नेगेटिव। अब अगर इंफीरियर गुड्स हैं, ठीक है, इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होगा, जब प्राइस कम होगी तो इसकी जो डिमांड है बढ़ जाएगी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो हमारा वही नेगेटिव रहेगा। जब प्राइसेस कम होगी तो y जो है, y की डिमांड कम हो जाएगी और x की डिमांड बढ़ जाएगी, यानी कि ये जो है नेगेटिव रहेगा। लेकिन जब इनकम इफेक्ट की बात करें, ठीक है, तो इसकी प्राइस कम होने से इनकम जब बढ़ जाएगी तो कंज्यूमर क्या सोचेगा कि उसको इंफीरियर गुड नहीं खरीदनी, अब वो अच्छी वाली या सुपीरियर गुड, उससे अच्छी क्वालिटी की गुड खरीदना चाहेगा। तो दैट मीन्स इनकम बढ़ने से जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव रिलेशन को बता रहा है, इनकम जब प्राइस कम हो रही है तो डिमांड भी कम हो रही है। ठीक है, जब प्राइस कम हो रही है और डिमांड भी कम हो रही है। लेकिन जब इंफीरियर गुड्स है, इंफीरियर गुड्स में के केस में क्या होता है, ये जो नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है ये पॉजिटिव इनकम इफेक्ट से ज्यादा होता है। इंफीरियर गुड्स के केस में नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स की वजह इफेक्ट से ज्यादा होता है। तो जो टोटल इफेक्ट है वो होता है हमारा नेगेटिव, यानी कि प्राइसेस कम होने पर डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, अब देखिए अगर गिफन गुड्स है तो गिफन गुड्स के केस में क्या होगा, गिफन गुड्स के केस में यहाँ पर प्राइसेस कम हो रही है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो वही हमारा नेगेटिव ही होगा। प्राइसेस कम होगी तो डिमांड भी, y की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी और उसकी जगह जब x की प्राइस कम हुई है तो लोग x की ज्यादा जो क्वांटिटी है वो खरीदने लग जाएंगे। तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो तो नेगेटिव ही होगा। लेकिन अब जब इनकम इफेक्ट की बात करें तो इनकम इफेक्ट यहाँ पर हमारा पॉजिटिव होगा। जब इसकी प्राइसेस कम होगी तो एक्स की डिमांड कम हो जाएगी, बिकॉज जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन जब गिफन गुड है तो गिफन गुड के केस में जो पॉजिटिव इनकम इफेक्ट है वो नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज्यादा होता है। पॉजिटिव इनकम इफेक्ट नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज्यादा होता है, इसलिए जो टोटल इफेक्ट है वो पॉजिटिव होता है। इसलिए टोटल इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव होता है। अब देखिए ये जो हमने अभी ये जो सारा एनालिसिस किया ये हमारा हिक्शियन अप्रोच था। हिक्स जो है वो ये कहते थे कि बजट लाइन को इतना कॉम्पनसेट कर दो कि हम जो है वो जो कंज्यूमर है वो पहले वाले सेटिस्फेक्शन लेवल पे आ जाए। ये जो स्लट्सकी है, स्लट्सकी ने क्या कहा, स्लट्सकी ने ये कहा कि कोई मतलब ऐसा नहीं है कि वो पहले वाले इंडिफरेंस कर्व पे आ जाए, इतना कॉम्पनसेट नहीं करना है, सिर्फ इतना ही कॉम्पनसेट करना है कि वो जो पहले वाला जो कॉम्बिनेशन खरीद सकता था वो वापस वो खरीद सके। ठीक है, तो दैट मीन्स देखिए अगर इनिशियली ऑप्टिमम जो लेवल है वो था एल, ठीक है, इनिशियली ऑप्टिमम लेवल जो था ये एल, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो इसका और अब अगर मैं कहूँ कि प्राइसेस जो है कम हो गई, प्राइसेस कम हो गई, दैट मीन्स हमारी जो बजट लाइन है, नई बजट लाइन क्या हो गई, ए से यहाँ से ये हो गई ए बी टू, पहले ए बी थी, पहले इनिशियली हमारी बजट लाइन ए बी थी, अब हो गई ए बी टू। ठीक है, ये वाली ये हमारी नई बजट लाइन हो गई जब प्राइस कम हो गई, ये नई बजट लाइन हो गई। ठीक है, यानी कि अब हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा, एम जो है, एम हमारा नया इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ पे IC3 इसके
टेंजेंट है। अब देखिए जब हिग्स की हमने बात की तो हिग्स ने कहा कि पहले वाले इंडिफरेंस कर्व पे आ जाए, तो यानी कि हम यहाँ से ये एक टेंजेंट ऐसा खींच रहे थे कि यहाँ पे ये टेंजेंट बन जाए, लेकिन स्लट्सकी ने कहा पहले वाला कॉम्बिनेशन खरीद ले, यानी इसके पैरेलल एक बजट लाइन जो कि है A1B1, ठीक है, इसके पैरेलल एक बजट लाइन ऐसी खींचेंगे जो इस पॉइंट से होकर पास हो, एल पॉइंट से होकर पास हो, ठीक है। ये हमने A1B1 हमने ये बजट लाइन खींची है, देखिए ये वाली जो कि एल पॉइंट से गुजर रही है, ठीक है। ये हमारी बजट लाइन जो कि एल पॉइंट से गुजर रही है। तो अब इस बजट लाइन पे ये हमारी नई कंपनसेटेड बजट लाइन और इस पे ये था हमारा IC2 पे जो है ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो अब इस बजट लाइन के अलोंग जो मूवमेंट हो रहा है एल एन मूवमेंट जो क्या है, एल एन मूवमेंट जो है ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। एल एन जो है हमारा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और ये जो मूवमेंट है एन एम दिस इज आर इनकम इफेक्ट, ठीक है। तो ये जो है एल एन ये है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एन एम जो है वो है हमारा इनकम इफेक्ट। तो इसका मतलब स्लट्सकी और हिग्स की अप्रोच में क्या डिफरेंस है? स्लट्सकी जो है यूटिलिटी को कांस्टेंट रखता है, सॉरी हिग्स जो है यूटिलिटी को कांस्टेंट रखता है और स्लट्सकी जो है परचेजिंग पावर को कांस्टेंट रखता है। यूटिलिटी को कांस्टेंट रखने का क्या मतलब है? हिग्स ने कहा उसी वाले पहले वाले इंडिफरेंस कर्व पे आ जाओ, उसी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या उसी लेवल ऑफ यूटिलिटी पे आ जाओ, इतना बजट लाइन को हमको कॉम्पनसेट करना है। स्लट्सकी ने क्या कहा, वो पहले वाला कॉम्बिनेशन खरीद सके, जो पहले वाला उसका ऑप्टिमम बंडल ऑफ कॉम्बिनेशन है उसको खरीद सके, इतना बजट लाइन को इतना ही कॉम्पनसेट करना है। तो दैट मीन्स परचेजिंग पावर को जो है उसने कांस्टेंट रखा। तो स्लट्सकी क्या है, स्लट्सकी gives consumer just enough money to get back his old level of consumption or bundle, while the Hicks gives the consumer just enough money to get back his old indifference curve। तो यही दोनों में डिफरेंस है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप नेट इंटरनेट की तैयारी कर रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी बताइए और आप भी सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग मीनल का चैनल। बाय।